आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आबादी कंट्रोल का मसवदा जारी किया है। नई आबादी की पॉलिसी जारी करते हुए योगी हुकूमत ने इस पर अवाम से राय मांगी है। इस आबादी की पॉलिसी में बुनियादी तौर पर 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में मकामी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने तक पर रोक लगाए जाने की तजवीज पेश की गई है। उत्तर प्रदेश की आबादी पॉलिसी के ड्राफ्ट में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी स्कीमों के फवायद न देने का जिक्र है। इस मसवदे के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही ड्राफ्ट में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर रियासती हुकूमत की स्कीमों और ग्रांट से भी महरूम रखा जाएगा, यानी जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। यूपी सरकार की नई आबादी पॉलिसी पर सियासी या समाजी हम बात करें तो मिलाजुला रद्द-ए-अमल सामने आया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या योगी सरकार इस पॉलिसी को पूरे तौर पर नाफिज कर पाएगी? क्या पॉलिसी के बाद तरक्की की एक नई शुरुआत होगी? इसकी क्या कुछ गारंटी होगी? और सबसे अहम यह कि क्या इस पॉलिसी को मजहब के चश्मे से नहीं देखा जाएगा? आज इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ बीजेपी के तर्जुमान अशोक पांडे साहब भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मैं अशोक पांडे जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अशोक पांडे जी, योगी आदित्यनाथ की आबादी कंट्रोल की जो नई पॉलिसी है, इस पर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मिला जुला रिएक्शन सामने आया, लेकिन अपोजिशन सीधे सीधे यही कह रहा है कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से इस पॉलिसी को लाया गया है, यह चुनाव को देखकर या चुनावी स्टंट इसे कहा जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि पहली बात तो यह है कि विपक्ष से पूछना चाहिए क्या कोरोना से भी संक्रमण बीमारी वो जनसंख्या वृद्धि है कि नहीं। इस देश में सबसे बड़ी बीमारी जनसंख्या वृद्धि है, जिसके चलते उस जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्तर प्रदेश का देश का विकास रुक रहा है। लोगों को नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है, लोगों को और सभी चीजें जो आवश्यक चीजें हैं मुश्किल है। आज अगर कायदे से पूछेंगे दलों के दलदल से ऊपर उठ के, तो सभी कहेंगे कि जनसंख्या सबसे खतरनाक मोड़ पे है, इसका निजात पहले होना चाहिए। रही चुनाव की बात, तो आपको बता दें ये चर्चा बहुत दिन से चल रही थी। साल भर से तो कोरोना संक्रमण काल नहीं गुजर रहा था। उसके अलावा जब भी हम कोई कानून बनाते हैं, किसी न किसी प्रदेश में चुनाव रहता है, कोई चुनाव रहता है, तो विपक्ष कहता है बंगाल के चुनाव को ध्यान में रख के, मध्य प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रख के, कोलकाता के चुनाव को ध्यान में रख के, उत्तर प्रदेश ऐसी कोई बात नहीं है। ये आम जनता के फायदे के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उठाया गया सबसे कारगर कदम है। पांडे जी, आबादी तो पूरे मुल्क का मसला है। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है तो पूरे मुल्क का मसला है, सिर्फ यूपी का मसला नहीं है। सिर्फ यूपी में ही आबादी तेजी से नहीं बढ़ रही है। आप दूसरे स्टेट की बात करें तो उन स्टेट में, चाहे हम बिहार को ले लें, हम राजस्थान को ले लें, पंजाब या दूसरे जो स्टेट है, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो दूसरे स्टेट में भी आबादी बढ़ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने कहा है। लेकिन संविधान में है कि प्रदेश अपना कानून बना सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी पहल कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उसी को देख के कल बिहार आगे आएगा, उसी को देख के बंगाल याद आएगा, आगे आएगा। 2 प्रदेशों में तो ऑलरेडी है ही। निश्चित तौर पे एक अच्छी शुरुआत किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी दल के सरकार से हो, उसकी सराहना होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना, सबसे पहले कि ये योगी आदित्यनाथ सरकार की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? और कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से भी देख रहे हैं इस पहल को।
नहीं, हम नहीं समझते कि इस पहल को किसी भी मजहब के चश्मे से देखना चाहिए। बल्कि अगर आप देखिए तो अगर ये कहा जाए कि पॉपुलेशन का ताल्लुक स्टेट या मुल्क की डेवलपमेंट से है, तो ये भी हकीकत नहीं है। बल्कि जितने भी साइंटिफिक सर्वे हैं, तमाम साइंटिफिक सर्वे में यही बात साबित हुई है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे स्टेट के पास हों या मुल्क के पास हों, उन स्टेट्स को सही तौर पर टैप करना, उनका सही तौर पे यूज करना ही मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए फायदेमंद हुआ करता है। और पॉपुलेशन को कम करना या कंट्रोल करना तरक्की की राह में रुकावट हरगिज नहीं हुआ करता है। अगर आप लेटेस्ट फिगर देखें, जो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने जो फिगर पेश की, उसके जॉइंट डायरेक्टर ने वाज़े तौर पर यह बयान दिया कि जो फर्टिलिटी रेट है मुल्क में हेल्थ फैसिलिटीज हैं या जो सोशल और इकोनॉमिकल इंडेक्स है, उससे पॉपुलेशन का ताल्लुक हुआ करता है। जहां तक जो यूपी में पॉलिसी लाई गई है, जाहिर सी बात है उससे अफेक्टेड मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी। अगर आप मजहब के भी एंगल से देखें तो मुसलमानों का इस पॉलिसी से कोई भी उन पर गलत असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों की पहले से सरकारी नौकरियों में 0/0 आबादी के हिसाब से 0/0 हमारा रिप्रेजेंटेशन है। इस वजह से हम ये समझते हैं कि इस पॉलिसी का मुसलमानों पर कतई तौर पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसे किसी मजहबी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो उसे हिंदू, मुसलमान और जात पात और मजहब के चश्मे से देखा जाता है, जिसकी वजह से जो मकसद होता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से फौत हो जाता है, वो मकसद पीछे रह जाता है और उस पर सियासत शुरू हो जाती है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर अजीज खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान साहब, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जो आबादी कंट्रोल की पॉलिसी है, इस पर समाजवादी पार्टी का भी रिएक्शन आया और अपोजिशन की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया और यही कहा गया कि क्योंकि अब चुनाव नजदीक हैं, कुछ 5 साल तक योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम नहीं किया, इस वजह से इस तरह की चीजें अब चुनाव से पहले लाई जा रही हैं। देखिए अबू भाई, अभी मैं सुन रहा था, पांडे जी को भी सुन रहा था जी। देखिए बड़ा अहम मसला है और इस मसले को अगर गंभीरता से आप देखें तो आपको कुछ खास चीजें नजर आएंगी जी। 7 साल से बीजेपी केंद्र में है, उस पर कोई मसौदा तैयार नहीं किया, ना किसी तरीके की कोई इस पर रणनीति तैयार की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार 4.5 साल से, इसने कोई मसौदा तैयार नहीं किया, किसी तरीके की कोई प्लान इसकी नहीं रही। आज आप देखें कि जब 6 महीने चुनाव के बचे हैं, तो जिस तरीके से अपने कृतियों को छिपाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर पर महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, ये कोरोना काल में जिस तरीके से ये लोगों को बेड नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हॉस्पिटल्स नहीं दे पाए, तमाम कमियां रही। अब चूंकि इनको चुनाव में जाना है, जमीनी हकीकत यह है कि चुनाव में जाने के बाद ये लोगों को जवाब क्या देंगे, क्योंकि इन्होंने कोई तरक्की की बात नहीं की। तो इसको छिपाने के लिए ये कहीं ना कहीं इसको एक एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा। दूसरी बात मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इनके कहने में और करने में कितना अंतर है, ये किस तरीके से मुखौटा लगा करके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात ये समझे कि यही माननीय मोदी जी हैं जो विदेशों में जाकर के छाती पीट पीट करके ये चिल्लाते थे, लोगों को बताते थे कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारी आबादी जो है वो 67% यूथ है वहां पे, ये हमारा एसेट है, ये एसेट बताते रहे। आप इस बात को समझे कि कहते थे ये हिंदुस्तान जो है ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, अमेरिका हमारी तरफ नजर लगाए देख रही है। क्या हुआ? ये कह कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सनी उपाध्याय के केस में पिछले साल यही मोदी जी, यही केंद्र सरकार, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे एफिडेविट दिया था कि जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड का कानून बनाना ये मुफीद नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर वाकई में इसकी जरूरत है तो परिवार नियोजन को बेहतर तरीके से लागू किया जाए। दूसरी बात, अभी ये बार बार ये लोग लगातार इस बात को भी कहते हैं कि साहब राजस्थान में, दूसरी प्रदेशों में इसको मैंने लागू किया, करीब 9 स्टेट में 10वां स्टेट उत्तर प्रदेश का होगा। मैं बताना चाहता हूं यही राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की गवर्नमेंट 2016 में इस पॉलिसी को उसने लागू किया और वहां पर भी
इसी तरीके के कानून बनाए गए कि साहब नौकरी में यह प्रतिबंध होगा, इसमें यह होगा। आप इस बात को देखें कि 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस कानून को वापस ले लिया। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अजीज क्या बढ़ती आबादी पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए? सर मैं अबू भाई उसी बात को कहना चाह रहा था कि किसी भी चीज को पनिश करके आप उसे नहीं रोक सकते हैं, प्रोत्साहन से रोक सकते हैं, उसको प्रमोट करिए। आप इसको मोटा मोटा एग्जाम्पल ये समझे सर मैं अबू भाई कि अगर आप देखें जिस तरीके से अभी रजिस्ट्री आप कराने जाते हैं तो वहां महिलाओं को 2% का छूट ज्यादा मिलता है, रजिस्ट्री में छूट मिलती है। देखिए लोग आमतौर पे महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराते हैं, आप कुछ इस तरीके का प्रलोभन दें कि ताकि लोगों में इस तरीके का अवेयरनेस आए, साक्षरता बढ़े। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अशोक पांडे जी इसका जवाब देंगे। अशोक पांडे जी, जो बात डॉक्टर अजीज कह रहे हैं कि लोगों को डराकर धमकाकर या इस तरह की चीजें लगाकर कि आपके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, राशन कार्ड में आपको मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा, तो इस तरह से डरा धमका कर नहीं बल्कि लोगों को समझाकर, लोगों को बेदार करके, लोगों से बातचीत करके इस तरह की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। देखिए आपको बता दें कि जब कानून कोई बनता है तो जनता जनमत से ही बनता है, जनता की राय से ही बनता है। और मेरा ये मानना है कोई किसी को डंडे के बल पर, बंदूक के बल पर, लाठी के बल पर तो नहीं करना है। एक नियम बन जाएगा कि 2 या 3 बच्चे घर में होते अच्छे, ये नारा लगता था और वहां से जनसंख्या बढ़ती चली गई क्योंकि कांग्रेस ने कोई इमरजेंसी लगाया था और जबरी लोगों की नसबंदी करते थे 80 साल के बूढ़े से लेके 6 साल के नौजवानों तक की। लेकिन हमारी नीयत साफ है। इनसे सवाल सिर्फ ये पूछिए कि सपा के साथी भाषण तो अच्छा किए, लेकिन जरा पूछिए क्या ये जो जनसंख्या वृद्धि अच्छी चीज है? क्या जनसंख्या वृद्धि रुकनी चाहिए कि नहीं? जनसंख्या कानून बनना चाहिए कि नहीं? इसी का खाली ये जवाब दें। उत्तर प्रदेश में सरकार जो कानून ला रही है वो तो कह रहे हैं कि बनना चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए, लेकिन डंडे के जोर पर नहीं बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज कह रहे हैं ठीक है कानून बने, लेकिन कानून बनने का एक तरीका होता है। लोगों को डरा धमकाकर अब कहां बना लेंगे? आप जिस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, आप जिस नसबंदी की बात कर रहे हैं, सब कुछ हो चुका है इस मुल्क में, लेकिन आप देखिए आबादी कहां रुक रही है। पांडे जी, कहीं कोई डरवा नहीं रहा। इस देश में ऑलरेडी जनसंख्या वृद्धि घटी है। दुनिया के एवरेज में हिंदू मुसलमान दोनों सजग हुए हैं, लेकिन कहीं भी एक कानून बनना चाहिए कि नहीं। अगर आप ये करेंगे, ये हम प्रोत्साहन दे रहे हैं उन लोगों को कानून बना के कि जिनके 2 बच्चे हैं उनको ये सुविधा मिलेगी। ये तो कानून कोई डंडे के बाल पर नहीं, ये तो गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से कानून पास होगा। अबू भाई मुझे 30 सेकंड का मौका दिया जाए प्लीज। ठीक है जी। देखिए अबू भाई, अभी पांडे जी ने कहा सब बनेगा और ये वो तमाम बातें, देखिए इस बात को, ये नीतीश जी इन्हीं के सहयोगी हैं। अभी देखिए इसका विरोध किया है नीतीश जी ने। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने इस कानून को पूरी तरह से गलत बताया है। कहने का मकसद इनके घर में ही विभेद है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूं, ये आंकड़े की बात कर रहे थे साहब, अभी आंकड़े की बात कर रहे थे। कोई मतभेद नहीं। अरे मेरी बात सुनिए, हल्ला मत करिए, उस तरह की नौकरी नहीं होती। इनको रोकिए अबू भाई, इनको रोकिए। पांडे जी सुन लीजिए, अशोक पांडे जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं, आपको मौका मिलेगा। अशोक पांडे जी आपको मौका मिलेगा, सुन लीजिए जी। डॉक्टर देखिए अबू भाई एक बात समझे कि एक सर्वे की बात कर रहे हैं सब 2000 में। आप इस बात को देखें, जो फर्टिलिटी रेट था इस मुल्क का वो 3.2 था। आप देखें कि 2016 में ये फर्टिलिटी रेट 2.4 हो गया, यानी फर्टिलिटी रेट घटा है। घट गया, लोग साक्षर हुए हैं, अवेयर हुए, अवेयरनेस की वजह से फर्टिलिटी रेट घटा है। एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताना चाहूंगा कि साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताऊंगा कि साहब एक मेडिकल जर्नल लासेंट का एक रिपोर्ट है, एक शोध है, एक रिसर्च है। उस रिसर्च में बताया गया कि 21वीं सदी के लास्ट में इस मुल्क की आबादी 109 करोड़ हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि फर्टिलिटी रेट लगातार 2048 के बाद डाउन होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग साक्षर हो रहे हैं, जिस तरीके से लोग अवेयर हो रहे हैं, एक वक्त आएगा कि इसका जो प्रजनन रेट है यानी जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.29 हो जाएगा। कहने का मकसद ये है। और आज भी देखें आप, अगर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे अशोक जी, मैं बताऊं 2001 में हिंदू भाइयों की जो जनसंख्या दर थी वो 19.92 थी और 2011 में घटकर 16.76 हो गया।
इसी तरीके से 2001 में मुस्लिम भाई की जनसंख्या दर थी 29.5% और वो घट करके 2011 में 24.6 हो गया। यानी मुस्लिम कम्युनिटी का जो जनसंख्या दर है बिल्कुल। देखिए आंकड़ों तक तो ठीक है डॉक्टर अजीज, हिंदू मुस्लिम मेरे ख्याल से इसमें नहीं आना चाहिए। आंकड़ों तक तो ठीक है, लेकिन इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। आबादी अगर बढ़ती है तो जाहिर सी बात है बोझ पड़ेगा सरकार पे, इंतजामिया पे, वसाइल पर, रिसोर्सेज पर। तो जाहिर सी बात है कि इसे हिंदू मुसलमान के अगर चश्मे से हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा नहीं होगा, इसका जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। पांडे जी जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मौलाना साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जी अशोक पांडे जी। देखिए मेरा निश्चित तौर पे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि हम बेटे को खिलाएंगे क्या, ज्यादा बच्चा होगा तो पढ़ाएंगे क्या, भोजन क्या देंगे, ये सही बात है। लेकिन पूरे दुनिया में कानून है इस तरह का, चाइना ने भी कानून बनाया तो भारत में भी इस तरह का कानून बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार कानून बना रही है तो जनसंख्या नियंत्रण पे ही कानून बना रही है। चीन, पांडे जी आपको पता होना चाहिए कि चीन अब परेशान है, उसने एक बच्चे का कानून बनाया, उसके बाद वो फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आ गया, अब उससे भी परेशान है, वो पॉलिसी भी अपने यहां खत्म कर रहा है। तो चीन तो परेशान है। अब चीन की मिसाल क्यों दे रहे हैं? चीन या पाकिस्तान की मिसाल मत दीजिए, यहां पर देखिए कि हम किस तरह से अवेयर कर सकते हैं लोगों को। जो बात मौलाना साहब कह रहे थे, जो बात डॉक्टर अजीज साहब कह रहे हैं कि लोगों को समझाकर, बेदार करके, अवेयर करके इस तरह की पॉलिसी पर काम किया जा सकता है, आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है। सुनिए जी जी, लोगों के अंदर जागरण आया है और लोग जागृत भी हो रहे हैं, पढ़े लिखे समाज के लोग अब जागृत है, नई जनरेशन बिल्कुल जागृत है। लेकिन किसी भी देश में एक कानून बनना चाहिए कि ये जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी अगर पूरे दुनिया में कोई है तो बढ़ रही जनसंख्या है, और जनसंख्या बढ़ने से ठीक है लोगों को। ठीक है, मैं पांडे साहब दोबारा से आ रहा हूं। मेरे साथ जो विकास श्रीवास्तव जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। विकास श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत इस्तकबाल है। विकास जी सबसे पहले आपका कमेंट, उसके बाद मैं मौलाना साहब आपके बाद खालिद रशीद फिरंगी मलिक साहब आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए ये हिंदू मुस्लिम की जो डिबेट हो गई, ये कौन लोग शुरू कर दिए? अभी कानून बना नहीं है, सरकार अपने कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। अभी आप देर से जुड़े हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। अरे कृपया एंकर साहब बोले या मैं बोलूं? आप भी बोलेंगे तो भारतीय। विकास श्रीवास्तव जी जो बात यहाँ पर अशोक पांडे जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, कुछ लोग इसमें हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, कांग्रेसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। अब पांडे जी आप सुन लीजिए, पांडे जी सुन लीजिए, विकास जी थोड़ा लेट से जुड़े हैं, वो अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। सुन लीजिए पांडे जी जी से वो जान रहे हैं। विकास श्रीवास्तव जी बात पूरी कर लीजिए। देखिए उनको बता दीजिए मैं तुरंत चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसी डिबेट में शामिल होने का कोई शौक नहीं जहां पे शोरगुल हो। संवेदनशील मुद्दा है, एक संवेदनशील मुद्दा है, बिल्कुल। और धैर्य उनको कहिएगा रखेंगे। 7.5 साल केंद्र की सरकार का हो गया मोदी सरकार को, और यहाँ पर भी मात्र 4-5 महीने की सरकार बची है। इसके बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, सब चीज पता है। कोई भी कानून के दायरे में जो कानून विशेषज्ञ हैं वो बताएं क्या ये जो कानून जिसको लेकर के मोदी योगी सरकार आई है, ये अपने कार्यकाल के दौरान इसको पास कर लेंगे? इस कार्यकाल के दौरान ये क्या गारंटी है कि योगी आदित्यनाथ जी को बदल ना दिया जाए? कानून पास भी होना है कि नहीं होना है, सबसे बड़ा विषय तो ये है। क्योंकि कानून के जानकार की हैसियत से किसी भी कीमत पर इस कार्यकाल में ये पास नहीं हो सकता। दूसरा व्यवहारिक मुद्दे पर भी बात हमारा पक्ष सुन लीजिए। दूसरा व्यवहारिक पक्ष ये है कि आपने जनता के लिए ये कानून बनाया है ना, जनता के हित के लिए तो आप सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा और बाल विकास पोषण का जो बजट था पिछले अपने बजट में 20% की कटौती की। इससे भी ज्यादा कटौती केंद्र सरकार ने किया। डेटा जानने के लिए आप गूगल खोल के, सारे देशवासियों को स्वागत है, आप गूगल नेट खोल लीजिए, पता लग जाएगा कि आपके जो ये योगी आदित्यनाथ सरकार है और केंद्र की मोदी सरकार ने कुपोषण के लिए कितना काम किया है और कितना बजट उन्होंने पास किया।
7.5 साल कोरोना महामारी के दौरान आप महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा ये विषय है, क्योंकि ज्यादा बच्चे केवल हमारी माताओं बहनों के स्वास्थ्य के ऊपर सीधा असर करता है। आधी आबादी के स्वाभिमान से जुड़ा ये विषय है। और 7.5 साल में न केंद्र की सरकार ने, न अपने 4.5 साल के कार्यकाल में मोदी योगी सरकार ने पोषण को लेकर, स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि 2 वर्ष का जो ये कोरोना वर्ष बीत रहा है, ये 14 महीने से ऊपर हो गए, 16 महीने से ऊपर हो रहा है। मिड डे मील योजना बंद है, तमाम सारी फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर जो योजना हम लोगों ने बनवाई थी, उस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम सारी योजनाएं बंद है। और आपने महंगाई इतनी जबरदस्त बढ़ा दी है कि दाल आपने बाहर से आयात किया है। कुपोषण का सबसे ज्यादा शिकार हमारी वो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो बच्चे जिनकी मृत्यु दर ज्यादा है, उस पर सरकार ने 7.5 साल में कोई काम नहीं किया। बिल्कुल जाहिर सी बात। ये देखिए पांडे जी ये तमाम बातें तो अपनी जगह, और विकास श्रीवास्तव जी की पार्टी को एक्सपीरियंस भी है कि नसबंदी वाला पूरा जो पॉलिसी इंदिरा गांधी जी के दौर में चली थी, उसके बाद भी कहीं आबादी रुकी नहीं, कहीं कोई कंट्रोल नहीं हो पाया। ये तजुर्बा एक तरह से कांग्रेस कर चुकी है इसे। देखिए उस वक्त भी लोगों ने इसको क्या कहा कि आप नपुंसक बना रहे हैं हिंदुस्तान के नौजवानों को। आरएसएस का उस वक्त ये एजेंडा था कि हम नपुंसक बनाने जा रहे हैं। नसबंदी को इन लोगों ने बताया कि आबादी को लेकर हम जो चिंता थी हमारी 40 साल पुरानी है, और अभी पिछले साल नहीं, तो फिर क्यों एतराज है? जब ये आपकी पॉलिसी थी, कांग्रेस इस पर काम करना चाह रही थी, मुल्क की आबादी को कंट्रोल करना चाह रही थी, अब कांग्रेस को इस पर एतराज क्यों है? विकास जी, आप अपने शब्द मुझ में क्यों डाल रहे हैं? मैंने एतराज कहाँ बताया? मैं तो इनकी नियत पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि ये कानून अच्छा करेगी, ये ऐसा ये कह रहे हैं। चलिए ठीक है अशोक पांडे जी इसका जवाब देंगे। मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब को भी जोड़ लेता हूं। मौलाना, जब इस तरह का इश्यू आता है, जब मुल्क की आबादी कंट्रोल करने को लेकर इश्यू आता है, इससे पहले भी ये इश्यू कई बार उठ चुका है, क्योंकि आसाम में भी इस तरह की पॉलिसी बनी, इस तरह का कानून बना, और मुल्क की कई रियासतों में उस वक्त हम देखते हैं कि जात पात और मजहब की बातें शुरू हो जाती हैं कि इस्लाम इस पर क्या कुछ कहता है या हिंदू धर्म क्या कुछ कहता है। जी नहीं, देखिए ये कानून होता है। कानून को किसी भी मजहब के चश्मे से इन सब मामलात में नहीं देखना चाहिए, और जो कुछ भी पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है उससे मेरा कोई वास्ता मतलब नहीं है, ना मुझे उस पर कोई कमेंट करना है। जहां तक ये पॉपुलेशन भी एक सोशल इश्यू है, और पूरे मुल्क की आप 70 साल तारीख देख लीजिए, नसबंदी का दौर चला और तमाम तरह मुल्क में कवानीन इस सिलसिले में बनाए गए, लेकिन उन स्टेट्स में जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा था, वहां पर अपने आप पॉपुलेशन पर कंट्रोल पाया जा सका। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल केरला है कि केरला जहां पे 100% लिटरेसी रेट है, वहां पर सिर्फ फर्टिलिटी रेट 1.8% है, यानी कि वहां पर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। लिहाजा हुक्मरानों को ये चाहिए कि बजाय तरह तरह की बयानबाजी करने के, जिस भी स्टेट में जिस भी पार्टी की हुकूमत हो, उसको पूरी तरीके से पूरा एम्फेसाइज एजुकेशन पर और हेल्थ सर्विसेज पे होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें कि इंटरनेशनल डेटा भी इस बात को सपोर्ट करता है कि जहां जिन कंट्रीज में भी एजुकेशन लेवल ज्यादा है और हेल्थ सर्विसेज अच्छी से अच्छी है, वहां पे अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल में है। और जहां तक ये कहना कि आप कानून के जरिए से कोई एक ऐसा कानून लागू कर दें कि आप सिर्फ इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं और इतने नहीं, तो ये एक तरफ तो कहीं ना कहीं खुदा की खुदाई को चैलेंज करना होगा। और कोरोना के दौर से ऑलरेडी हम लोग गुजर रहे हैं, और जो चाइना और जापान का वक्त बहुत कम बचा है मौलाना साहब, माजरत के साथ। डॉक्टर अजीज खान साहब, क्या आपको लगता है कि इन 5 सालों में अगर योगी हुकूमत ने हेल्थ एजुकेशन पर सिर्फ अच्छे से काम किया होता तो आज शायद ये नौबत नहीं आती? डॉक्टर अजीज, मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ बताएं, पूछे सर जी। मेरा सवाल ये था कि योगी हुकूमत ने पिछले 5 साल में, जब से उनकी सरकार है, सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन पे अगर उन्होंने मेहनत की होती तो आज
इस तरह की पॉलिसी बनाने की शायद जरूरत नहीं आती। लोग बेदार होते, लोग पढ़े लिखे होते, लोग खुशहाल होते। देखिए अबू भाई, ऐसा है कि इस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना हेल्थ पे काम किया, ना एजुकेशन के पर काम किया इनके, बल्कि इन्होंने बयानों पे काम किया। पांडे जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। बयानों पे काम किया। जिस तरीके से साक्षी महाराज ये लगातार 5 साल कहते रहे कि साहब 4 बीबी 40 बच्चे, साहब हम भी पैदा करेंगे। गिरिराज सिंह ये इस तरीके के बयान देते रहे, ये तो लोगों को प्रमोट करते रहे। आज ये पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, एक तरफ ये कहते थे 4 बीबी करो और 40 बच्चे पैदा करो। साहब ये कंपटीशन की होड़ में थे। कहने का मकसद ये है, ये सब जुमलेबाज लोग हैं। इनका किसी भी कानून से कोई गंभीरता से बनाने की कोई मकसद नहीं है। इनको मन का मकसद है लोगों को गुमराह करना, लोगों को मुद्दे से भटकाना। आज देखिए जिस तरीके से तमाम जमीनी हकीकत ये है, योगी जी जब जमीन पे जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनके पास बताने को कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए इस ठीक है, तरीके ठीक है। अशोक पांडे जी, आपका मैं आखिरी रिएक्शन, अगर काम किया गया होता हेल्थ पर, एजुकेशन पर, तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। और सर वही बात आप भी कह रहे हैं अशोक पांडे जी, कि लोग अगर अवेयर होंगे या जहां पर अवेयर हैं, बेदार हैं, वहां पर कानून बनाने की जरूरत नहीं है। केरल उसकी हमारे पास मिसाल है। देखिए आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ और एजुकेशन के में काम नहीं किया गया, ऐसा ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में बढ़िया काम किया है, उसकी बड़ाई हो रही है। योगी जी की हेल्थ, बल्कि कोरोना संक्रमण आज भी आप देखिए आपके पास हेल्थ फैसिलिटी कहां पर है, हेल्थ स्ट्रक्चर आपके पास कहां पर है। आप गांव देहात में चले जाइए तो सही से आपके अस्पताल नहीं है, और स्कूल कॉलेजेस की आप बात कीजिए तो गांव देहात आउटस्कर्ट्स में चले जाइए तो कहां पर बच्चे पढ़ पाते हैं, या लड़कियां कहां पर पढ़ पाती हैं। एम्स कहा था 15 डिस्पेंसरी नहीं बनाया आपने, 15 एम्स कहा था, 15 डिस्पेंसरी नहीं बनाया। आप समझिए, आपने कहा था 20 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 20 प्राइमरी स्कूल नहीं बनाया आपने। चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए पूरा मामला नियत का है, पूरा मामला नियत का है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और इस तरह की बातें होती रहेंगी, इस तरह के मुद्दे उठते रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने अगर वाकई में आबादी को लेकर वो परेशान है, या आबादी को लेकर जिस तरह से अब वो गौर फिक्र कर रहे हैं, लोगों की राय मांगी गई है और लोगों की क्या कुछ राय आती है, यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसला नियत का है कि साफ नियत से इस पर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पांडे जी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, विकास श्रीवास्तव जी और डॉक्टर अजीज खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने